भाजपा की हार हुई है पूरी तरह से। उम्मीद की जा रही थी कि हम जीतेंगे अच्छे तरह से, लेकिन उम्मीद से बहुत ही कम रिजल्ट आया। क्या वजह रही इस पे, वजह पे बात करें? देखिए, इसके लिए तो पार्टी समीक्षा कर रही है अपने स्तर से। उसके कई एक कारण नहीं, कई एक कारण मैंने हैं, लेकिन विस्तार से पार्टी प्रदेश स्तर पर भी, देश स्तर पर भी समीक्षा कर रही है। और समीक्षा के बाद हम सब कुछ कमियां रह गई है, उस कमियों को हम लोग सुधारेंगे। सुधार करके फिर उसको मजबूत करने का हम काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए गठबंधन थी, वास्तव में बिहार वासी चाहते थे कि उसकी सरकार बने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ महागठबंधन के लोग, कुछ जाति, कुछ अगरा पिछड़ा दुनिया जहान कर करके लोगों को वहाँ, हम लगता है कि लोगों को गुमराह करने का काम किया है। लेकिन लोग और जनता शायद कहीं न कहीं, क्या ये जो बयानबाज़ी जो हुई थी, उसमें भागवत जी का एक बयान आया था, उसको लेके? देखिए, बयानबाजी कोई बात नहीं है, जी, बयानबाजी का कोई जी, ऐसा कोई असर नहीं है। जी, लेकिन मैं पहले ही कहे आपको कि हम कुछ कमियां जो रह गई, उसकी समीक्षा हम हर स्तर पर कर रहे हैं। जी, निचले स्तर पर भी कर रहे हैं, जिला स्तर जी, पर भी कर रहे हैं, विधानसभा स्तर पर कर जी, रहे हैं, फिर राज्य और देश स्तर पर भी कर रहे हैं। लगातार हम समीक्षा में लगे हुए हैं कि कौन सी कमियां रह गई, कि राज्य की जनता को चाहते हुए, सारे लोग चाहते थे कि बिहार में परिवर्तन हो, एक बड़ा परिवर्तन हो, और बिना परिवर्तन का बिहार का कल्याण नहीं जी, होगा। जी, 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 लेकिन उसके बाद भी महागठबंधन की सरकार आज वहां बन गई है। लेकिन लोग वहां कहीं ना कहीं, वो सरकार बनने के बाद भी लोग आज अपने को हम एक लगन सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कम दिनों में ही इतने बड़े पैमाने पर वहां हत्या, लूट, जी, इस पे, अपहरण, फिरौती की बातें हो रही है। जी, इसलिए जी, हमें लगता है कि इसका लोगों में आज भी अफसोस बना हुआ है, बिहार वासियों में। वहाँ लोगों में एक तो पहल दो चीज़ें देखने को मिली। पहला कि संतुष्टि के भाव है। मुझसे भी थोड़ी सी बहस हुई लोगों को, फेयर बहस कहेंगे उसको, चूंकि मित्र थे हमारे। दूसरी बात, क्या राजनीति में हमेशा जनता को या फिर हमारे देश को जातिगत और धर्म पे ही लोकतंत्र को बनाना पड़ेगा आगे भी, और अभी तक बनता चला रहा है। क्योंकि ये जो रिजल्ट है, पूरी तरह से वहाँ के लोगों ने बताया कि लालू जी ने खुद जाके लोगों से कहा था कि अब तो आरक्षण गए भोजपुरी में, अब तू लोग कहीं के नहीं खाओ। तो ये हमारे लिए एक दंश नहीं है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जाति और धर्म के आधार पर राज्य और देश को नहीं चलाया जा सकता है। यह हमें लगता है कि हम लगता है कि देशवासियों के लिए और देश के विकास के लिए, चाहे राज्य और राज्य के विकास के लिए, जी, हमें लगता है इससे बड़ा मने दुर्व्यय भाव कभी नहीं होगा कि जाति धर्म के आधार पर मने राज्य चले या देश चले, या लोग बंट करके मतदान करें। क्योंकि विकास तो समग्र विकास की बात है ना, विकास तो सबके लिए विकास की बात है। विकास को एक जाति धर्म के आधार पर विकास नहीं किया जा सकता, ना विकास उसको माना जा सकता है। कोई जाति धर्म की बात कर करके वोट भले ले सकता है, लेकिन विकास करने के लिए तो सर्वांगीण विकास करना होगा। और हमें लगता है कि यह दुर्भाग्य की बात है, जो जाति धर्म के आगोश में नेता जनता को झोंकने का काम करते हैं, और उस आधार पर वोट लेकर कर किसी तरीका से उनको गुमराह करने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। और हमें लगता है कि इस आधार पर अगर कोई वोट ले ले भले, लेकिन राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता है। क्या आकलन किया जाए तो अभी क्या स्थिति है बिहार की? बिहार की जो स्थिति है, अब क्या फिर अगले 5 साल में फिर वही हम लोग 15 साल जो लालू जी का राज था, वही क्या हम लोग झेलने जा रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग महीना दिन से कुछ ज़्यादा हुए हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए, और पिछले एक हफ्ते की बात लीजिए तो दर्जनों हत्याएं हुई। हत्या में इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, व्यवसायी भी, माने अलग अलग तरीके से लोग फिरौती मांग रहे हैं, फिरौती नहीं देने पर लोग हत्याएं कर रहे हैं। और यह लगातार बढ़ा है। लगता है कि बने जंगल राज पार्ट 2 का मने जो भय लोगों के अंदर जो पहले भी था चुनाव के समय भी, वह आकर के खड़ा हो गया। लोग भयावह स्थिति में हैं। लोग बिहार में जो रह रहे हैं वह चिंता में पड़े हुए हैं।
वो लोग आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है कि कम दिनों में, महीना दिन के लगभग में ही लोग भयावह स्थिति में हो गए। लोग अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे। किसी की क्या सुरक्षा है या अपने को वह स्वयं भी नहीं महसूस कर रहा है। अब वे दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या हुई, बीएमपी के जवानों को भी भागना पड़ा। आए दिन वैशाली में हत्या हुई, सीतामढ़ी में हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में हत्या हुई। चुनाव के रिजल्ट के जस्ट बाद सिवान जिला से एक खाद्य व्यवसायी के अपहरण किया और उसके बाद हत्या कर दिया गया। ऐसे फिरौती और हत्या, बैंकों की डकैतियां एक नहीं अनेकों जगह, कहीं 40 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 20 लाख, ऐसे बैंकों की डकैतियां, कैश भान जो बैंक होते उसको लूटे जाने का काम। आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरकारी तंत्र भी जो अपने माध्यम से काम करे वो भी अपने को, हमें लगता है कि असमर्थ माने वह साबित हो गए हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। रोज बैठकें हो रही है, हमें बैठक करने से लोगों का वहां काम नहीं चलने वाला है। लोगों के अंदर यह विश्वास पैदा करने के लिए काफी मकसद करना पड़ेगा बिहार के सरकार को, क्योंकि कम दिनों में जो वहां का दृश्य दिखा है, हमें लगता है कि लोग काफी भयावह स्थिति में हो गए हैं और लोग, हमें लगता है कि अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार लोगों को सुरक्षित रखे, लोगों के अंदर जो भय को निकाले और लोग का जो आम तरीके से लोग अपने को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे हैं, वह हत्या और हत्यारों के शिकार बन जा रहे हैं, डकैती और डकैतों के शिकार बन जा रहे हैं वहां के आम व्यवसायी और आम लोग। उससे लोगों को छुटकारा दिलाना पड़ेगा। सिवान की बात उठाई आपने। सिवान में जो हालात थे, सूर्यास्त होते लोग घरों में चले जाते थे, कोई भी वाहन नहीं मिलता था कि हम यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जा सके। अब तो शहाबुद्दीन को उम्र कैद हो गई है, फिर भी क्यों ऐसे हालात? नहीं, कैद से क्या मतलब? सरकारी तंत्र जब उसके साथ खड़ी हो गई है तो कैद से क्या मतलब है? कैद में रह करके भी बेकैद हैं। और जब सरकार थी, माने भाजपा के साथ वहां जब एनडीए की सरकार थी, तो उस समय वह बाहर भी रह करके कैद के समान थे, यानी उनको ये छूट नहीं थी। आज तो वह जेल में भी दरबार लगा रहे हैं, जेल से निर्देश और फरमान जारी हो रहा है, उसके स्तर पर माने वहां के उनके गुर्गे वहां काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से फिरौती मांगी जा रही है, लोगों से जबरन धन और पैसे वसूले जा रहे हैं। हमें लगता है यह दुर्भाग्य की बात है। और सिवान में वही मैंने कहा कि चुनाव के रिजल्ट होते ही एक खाद्य व्यवसायी का अपहरण और उसके बाद उसकी हत्या कर दिए गए। ऐसे एक नहीं अनेकों बैंकों की डकैती हो, आम व्यवसायियों से माने जबरन लेवी वसूलने की बात हो, आम लोगों में यह दस्तक का वातावरण सिवान में भी पूर्ववत हो गया है। जो पूर्व में कभी था, जो बीच के कुछ कालखंड में बीजेपी के सरकार में रहते जो थमा था, वो पुनः आज स्थापित हो गया है। जदयू का असंतोष इस तरह से बढ़ रहा है कि कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है फिलहाल में, तो श्याम रजक जिन्होंने दूसरे पार्टी से जदयू बहुत प्यार से ज्वाइन किया था, नहीं थे, क्या कुछ सामने आ रहा है? भी श्याम रजक तो जब पूरा यह सरकार, अभी की सरकार जब बूथ ले रही थी गांधी मैदान में, उसमें भी नहीं थे और उनको था कि हम आए हैं तो सारा वोट हम ही को मिल जाए। यह भी बात हो सकती है, या फिर बीच में जो जदयू में जो चल रहा है उनके अंदर उसका भी टीस होगा, उनके अंदर भी यह कचोट होगा कि हमें श्याम रजक वास्तव में माने काम करने वाले लोगों में से हैं और उनको भी मंत्रिमंडल में कहीं जगह नहीं मिला। लोग कहते हैं कि किसी के दबाव में नहीं मिला है जगह, मैं तो नहीं इंटरनल बात मैंने जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके अंदर बेचैनी है। और वैसा ही बेचैनी राजद में भी है। राजद की बेचैनी भले खुल के ना हो, लेकिन दोनों दलों में अंदर भी बेचैनी है और आपस में महागठबंधन में भी बेचैनी है। आपस में महागठबंधन में भी तू मैं खुलेआम शुरू हो गया है। ये हमें लगता है कि सर्वविदित हो गया है कि सब लोग, ये आम लोग भी इसको महसूस करने लगे हैं कि किस तरीका से उनके अंदर बेचैनी बढ़ी है और आपस में किस तरीका से खींचतान शुरू हुआ है। इससे आम लोग को भी नजर में यह बातें आ गई। बिहार में कुशासन कहें, जंगल राज पार्ट 2 कहें, उस पर आप लोगों ने, बीजेपी के पार्टी ने वो किया था, नीतीश को कटघरे पे खड़ा किया था, तो उन्होंने पलटवार किया था कि लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? लेक्चर देने की क्या बात है? हम विपक्ष में हैं तो हम
तो निश्चित रूप से जनता के हित की बात करेंगे। आप भले आप सत्ता में हो करके अब आप सत्ता के मद में आप भले चूर हो जाएं, लेकिन विपक्ष में बिहार में रह करके तो हम तो जरूर ध्यान दिलाएंगे। जब बिहार की जनता तंग होगी, तबाह होगी, उनका लूट हत्या और अपहरण होगा, तो फिर बीजेपी थोड़ी चुप बैठने वाली है। बीजेपी तो एक सजग प्रहरी के जैसा हमें जो विपक्ष में है उससे हम सरकार को याद दिलाते रहेंगे। सरकार के छाती पर हम चढ़ करके माने मुंह दरते रहेंगे कि भाई आप करो, क्यों नहीं करोगे। आप तो उस समय सुशासन की बात कर रहे थे, हम तो पहले ही, हम चुनाव के समय भी हम कहते थे अपने मंचों पर, मीटिंगों में कि भाई जंगल राज 2 आ जाएगा, आप मत दीजिए महागठबंधन को वोट। आज लोग वह पछता भी रहे हैं, लोग ये उसका सीधे सीधे 1 महीना के अंदर ये स्थिति और परिदृश्य देख रहे हैं। इसलिए उनके कहने से लेक्चर मत दीजिए, या थोड़े वो लेक्चर देने की बात है कि मत दीजिए, वो कहने की बात से माने बीजेपी वहां चुप हो जाएगी। उनसे तो जनता की सुरक्षा हमें माने गारंटी करानी है कि जनता की सुरक्षा करिए, नहीं अगर चलता है तो भागिए, गद्दी छोड़िए, भागिए। यही नीतीश कुमार एनडीए में थे तो अधिकारियों की तरफ से एक भी ऐसी खबर नहीं आई थी कि मीटिंग में से निकाल दिया गया। यही नीतीश कुमार वही हैं, लेकिन गठबंधन का जो दूसरी पार्टी है वो बदल जाने के बाद अधिकारियों पे क्या दबाव शुरू हो गया पहले की तरह? पता नहीं है। अधिकारी पहले एक जगह बने सरकार के यहाँ जाते हैं, अब अधिकारी दर दर बने जाने के लिए विवश हो रहे हैं। अब अधिकारी, आप एक बात पता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के अधिकारी भले मिले, लेकिन जाकर के महागठबंधन के नेता लालू यादव के यहाँ क्यों मिले? वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो सुरक्षा के लिए मिल रहा है कि भाई खाली मुख्यमंत्री हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, हमें लालू यादव के भी हमको बने उनका भी आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वादे लेने में अधिकारी वहां बेचैन है, आशीर्वादे लेने में अधिकारी परेशान है। वहाँ यहाँ आशीर्वाद लें कि वहां आशीर्वाद लें, कहीं कम और कहीं ज्यादा हो गया तभी वो बेचैन है कि कहीं किसी का हमें को भाजक न बनना पड़े। अधिकारी तो बेचैनी में है, और कौन कितना दिन तक क्या काम करेगा उसको भी पता नहीं है। 40 नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री से ना जाके लालू प्रसाद यादव से अपनी नौकरी की मांग की है। तो ये बात सही हाँ, तेज प्रताप से मिलने जाने की बजाय क्या कर रहे हैं वहाँ? तो पहले जैसे चल रहा था वहाँ सरकार माने जंगल राज की सरकार, राजद के कार्यकाल में जो चल रहा था उसमें कोई छिपा हुआ था? एक जगह पावर था और एक जगह से सारा नियंत्रित। तो आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। और आज जो हो रहा है उसका तो मैं तो वहाँ विपक्ष में और एक सांसद के नाते बीजेपी के कार्यकर्ता नेता के नाते मैं पहले कहूँ, वापस में भी कर रहे हैं। राजद के लोग अलग कर रहे हैं कि सरकार ऐसी कर रही है, जदयू के लोग अलग कर रहे हैं कि राजद ऐसे कर रहा है। यह तो चल रहा है लगातार खुलेआम। अब माने वहाँ लोग बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, हम तो असली चीज को उनके आंख जो बंद हो रहे हैं, आंख खोल करके हम देखने के लिए कह रहे हैं कि ये देखो भैया, यह ऐसे माने जनता के साथ माने गलत हो रहा है, बेसलूकी हो रही है, उसको ठीक करने का काम करो। हम तो यह कर रहे हैं। पारिवारिक अंतरकलह भी दिख रहा है कि जैसे तेजस्वी यादव ने कहा किसी किताब का आकलन उसके कवर को देख के नहीं किया जा सकता। इसका क्या मायने? देखिए अभी पप्पू लोग क्या कहता है नहीं कहता है, इसका अपने हमको लगता है इस पर मेरा कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उन लोगों के सोच का परे है। सरकार ठीक है कि महागठबंधन की बहुमत आ गई, आप मंत्री बन गए, लेकिन मंत्री के दायित्व का सही तरीका से निर्वहन कर करके दिखाना एक कठिन काम है। उसको निर्वहन कर करके दिखाने की आवश्यकता है। और आप ठीक है कहे कि नर्सों को भी जाकर के लालू यादव से नौकरी मांगने की बात करनी पड़ी। उसको तो मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए था, पहले अपने मंत्री के पास और फिर मुख्यमंत्री के पास। लेकिन ऐसा तो किसी को हिम्मत भी नहीं, ऐसा कर भी नहीं रहा। सीधे सारी बातें और सारी फाइलें वहां के नजर से निकलेगी, लालू जी के नजर से, तब कोई दस्तखत करे। दस्तखत करने तक का भी अधिकार सिर्फ छोड़ा गया, खाली दस्तखत करिएगा, जब आप टिक मार्क कर दिया जाएगा तब। तो क्या इसीलिए नितिन यादव भाजपा के विधायक है वहाँ से तेज प्रताप को दूध मुहा बच्चा कहा है, यही वजह है क्या? नहीं, अब दूध मुहा बच्चा वो है ना, मैं यह नहीं कहता हूँ, लेकिन मंत्री का पद ग्रहण करना और उसकी जिम्मेदारी निभाना एक कठिन काम है। दोनों में काफी अंतर है। हम मंत्री भले बन जाए, लेकिन उस दायित्व का सही निर्वहन करना एक कठिन काम, एक तपस्या, एक तप है। और तपा हुआ तपस्या करने वाला लोग ही उसको सही तरीका से निर्वहन कर सकता है। जनता के हित में
उस दायित्व का सही तरीका से पालन कर सकता है जिसमें जनता का हित हो। अपना हित तो अपना करते रहिए, पद मिलेगा तो अपना हित तब बनाते रहिए, घर का हित बनाते रहिए, परिवार का हित करते रहिए, लेकिन सही मायने में जनता का, दुखियों का, जो खास करके जिनको आवश्यकता है उसके पास तक पहुंचना मंत्री के लिए कठिन काम होता है और उसके लिए उसको एक तपस्वी के जैसा काम करना पड़ता है। वो तो आए एक वर्ष से निकल करके लालू यादव के कोख से और सीधे जब महागठबंधन को जब बहुमत मिला तो मंत्री बन गए। कभी कभी होता है क्या कि एक एक परिवार के दो बेटा, कोई पारिवारिक के नहीं उतार चढ़ाव नहीं है तो क्या उनका लगे तो पूरे परिवार को ही कैबिनेट बना दें। बिहार की बात चल रही है, आपके पार्टी का एक बिहारी नेता जिसे पूरा देश बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है, कोई भी चुनाव हो किसी भी मंच पे किसी भी पोस्टर पे कभी दिखते नहीं है। उनका खुद कहना है, हार के बाद उन्होंने अपना गुबार थोड़ा बहुत निकाला था मीडिया में आके कि हमें बुलाया नहीं जाता। क्या नहीं, सवाल ये है कि क्या उनमें कमी है जो केंद्र स्तर पे भी नहीं पूछा जाता, उन्हें राज्य स्तर पे भी नहीं पूछा जाता? देखिए क्या ऐसे सवाल का जवाब तो वही सही मायने में देंगे, लेकिन नहीं पूछने की बात हमें लगता है कि यह सही नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जी स्वयं प्रधानमंत्री जी उनके बेटे के शादी में गए, अब इससे ज्यादा पूछ क्या हो सकती है? कोई पूछ नहीं रहा है और प्रधानमंत्री स्वयं बने कितने लोग, कितना दिन में हमको लगता है गिने चुने लोगों के यहाँ शादी ब्याह में गए होंगे, लेकिन सीधे यहाँ से दिल्ली से चल करके और बम्बई गए, शादी में शिरकत की। अब इससे पूछ की बात कोई नहीं कह सकता है और बीच में जो और कुछ बातें होगी तो फिर उसका जवाब वही दे पाएंगे और नेता है तो उसका जवाब, और उन पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसका जवाब सही मायने में वही दे पाएंगे। क्या कीर्ति आजाद ने गलती की थी जो उन्हें बाहर किया गया? देखिए ये तो पार्टी के अंदरूनी की बात है। हमें लगता है कि पार्टी जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच विचार करके निर्णय लेती है। छोटी कोई निर्णय या नहीं है, किसी सांसद के ऊपर और सांसद को निलंबित करना, पार्टी से उसके ऊपर कार्रवाई करने की पत्र और उसके दायरे में जाना, ये समान बात नहीं है और कोई एक दिन में परिस्थिति नहीं होती। और मुझे लगता है कि यह सोचा विचारा निर्णय है। कोई भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेती और बिना कोई सबूत और बिना कोई प्रामाणिकता के निर्णय नहीं लेती। तक पार्टी में आप हैं जी, तो पार्टी में रह करके पार्टी की बात अगर उठाना तो उसका एक फोरम बना हुआ है, उसके तरीके हैं बनाने के, और पार्टी की हर बात को आप अगर मीडिया में और आप चैनलों पर अगर देंगे तो हमें लगता है कि इससे बचना चाहिए किसी को भी। पार्टी में फोरम है, पार्टी में भी कुछ बात होती है। क्या पार्टी में ऐसे नियम कानून हैं कि भाई अगर आप कल को पार्टी के खिलाफ जाते हो या जो कि पुराना विवाद हो, उसको पुराना विवाद से नहीं मतलब है जी, आप कर क्या रहे हैं वर्तमान में उससे मतलब है। पुराना विवाद हो या नया विवाद हो, विवाद जी जी और पुराना नया हो उसके लिए फोरम बना हुआ है, अनुशासन समिति ऑलरेडी बना हुआ है जी। उसके लिए अलग से आप पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहां कहने की आपको माने एथी है तो वहां कह सकते हैं ना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। इसमें यही बात कीर्ति आजाद जी भी कहते हैं कि भाई ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि भाई मुझे एकदम से इन्होंने वो नोटिस पकड़ा दिया कि भाई आपको बर्खास्त किया जाता है। तो ये जबकि ये मुद्दा बहुत पुराना है, उस समय ना तो वो मंत्री थे ना हम सत्ता में थे। उनका ये कहना है कि चाहे वो पुराना मुद्दा हो चाहे नया मुद्दा जी, सबको रखने का और सब बातों को उठाने का फोरम बना हुआ है। आपको मीडिया में और तो चैनलों पर जाने के पहले उस फोरम में रखने की जरूरत जी जरूर, एक बार नहीं अनेकों बार रखने की जरूरत है। और नहीं तो जब अगर आपको मीडिया में जाना है, चैनल पर जाना है, तो उसके पहले पार्टी से स्वयं का भी अपने से छुटकारा लेना चाहिए कि भाई अब चला चैनल पर, मैं चला मीडिया में, स्वयं को कर देना चाहिए। एक पार्टी के कार्यकर्ता और एक स्वयंसेवक के नाते आपका दायित्व तो नहीं बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि कोई भी बात भी आपके मन में उठता है तो उसके पार्टी के फोरम पर रखिए। प्रभुनाथ सिंह एक शख्सियत थे, भाजपा में नहीं थे लेकिन सपोर्ट था उनको। क्या ऐसी वजह हुई कि अचानक वो एक उनको राजपूतों का नेता भी कहा जाता था, कई चीज़ें उन्होंने किया था अपने दम पे, राजपूतों के लिए भी किया था, क्षेत्र के लिए भी किया था, क्या वजह रही? क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने सीधे लालटेन को अपना लिया? परिवार के लिए तो किया है, राजपूतों की हत्या तो करा है, बहुत बहने का तो मांग धोया है, बहुत बहने विधवा तो हुई है, यह तो किया है। पूरे लूट करके
और अपना पेट तो भरने का काम किया। एक भी कोई एग्जाम्पल दे दीजिए ना क्षेत्र की बात से, एक भी कोई सिंगल एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ एक सिंगल एग्जाम्पल जो किया उन्होंने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए। नक्सलवाद को कहते हैं, जैसे कि नक्सलवाद उसको दूर करने में उनका कहते हैं बहुत बड़ा हाथ है। स्वयं जो दूसरे को प्रताड़ित करने का मंसूबा बना करके दूसरे को लूटने की बात करता है, वो नक्सलवाद को खत्म करने की बात करे। हमें तो ये नहीं लगता है ऐसा, जो स्वयं एक नहीं कई एक हत्या, कई एक लूट और कई एक आरोपों से जो घिरा हुआ हो, वो कहे कि हम समाज को सुधारने का काम करेंगे। आज कोल्ड स्टोरेज बना है, एक ब्राह्मण का जमीन दखल कर करके बना है, कई मसरख में बना है, आपको नहीं पता तो जान लीजिए। आज भी गैस बेचा जाता है, तो गैस के जो अन्य जगहों की कीमत है उससे जोड़ दीजिएगा, वहां कितना कीमत है। अन्य जगहों पर, हर जगह पर सब अपने पेट भर जाए, अपना धनाधन हो जाए, उसी में मने अपने को संतुष्टि मने है। हमें लगता है कि दूसरे का, मैं तो मैं कहता हूँ एक भी कोई कल्याण की बात कर दे, एमएलए बनना है तो बेटे को बनना चाहिए, भाइये को बनना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। न बीजेपी वैसे मानसिकता के लोगों का कहीं यथी करती है। बीजेपी में वैसे मानसिकता के लोगों, और कौन सी दबंगता जरा करे। दबंगता का मतलब है कि समाज का कल्याण करिए। दबंगता समाज को लूटने के लिए तो लुटेरा हो गया, दबंगता समाज की हत्या करने के लिए तो हत्यारा हो गया। दबंगता का मतलब कि समाज का कल्याण करिए, कुछ समाज के लिए तप करिए, समाज के लिए कुछ अपने को तपिए और समाज में तप करके समाज के कल्याण के लिए पहल करिए, उसको दबंगता कहते हैं। शब्द का जो परिभाषा है ना, वो गलत हो जाएगा अगर किसी ऐसे लोगों को अगर दबंग कोई कह दे तो। कैसे राजनीति में आए, कैसे प्रेरित हुए राजनीति में? मैं तो बचपन से ही, मैं जब मिडिल क्लास में पढ़ता था तब से ही राजनीति से प्रेरित कहीं ना कहीं से मैं हुआ हूँ। और उस समय से समाज में कैसे कल्याण हो, समाज का कैसे भलाई हो, समाज के कमजोर दबे कुचले लोगों का कैसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में बना रहे। जब मैं मिडिल क्लास में पढ़ता था, मुझे जब तक याद है तब से मैं आज तक मैं करते आया। मेरा हित और मेरा उद्देश्य भी वही है कि समाज में जाति के आधार पर समाज को नहीं देखना, समाज में समाज के आधार पर समाज को देखना, मानव और मानवता के आधार पर समाज को देखना। समाज में जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन समाज एक रहे, इसके लिए सोचना, इसके लिए करना। और समाज के खास करके कमजोर वर्ग, समाज के दबे कुचले वर्गों का सम्मान हमेशा मेरे लिए प्राथमिकता रहा है, और मैं उस प्राथमिकता से राजनीति करता हूँ। और मैं तो यह भी मन में संकल्प लेकर के चलता हूँ कि जिस दिन वह घृणित भाव अगर समाज को कमजोर समझने का, चाहे समाज के दलित कुचले वर्गों को हम अगर सम्मान न दे सके, तो वैसे स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता है। हम लोग उसके लिए लड़ते रहते हैं, आए दिन लड़ते रहते हैं। समाज के वैसे लोगों से और वैसे लोगों का कैसे सम्मान मिले, और वैसे उसको तंग करने वाले लोगों को कैसे फिर ठीक किया जाए, या हम लोग लड़ते रहते हैं। हमेशा लड़ाई हमारी जारी है और वो जारी रहेगी लास्ट तक मेरी। जब तक मैं राजनीति में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी उसके लिए। आज की बात करें तो राजनीति में आना नहीं चाहता लोग, कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं कि आप हम रहे? नहीं, मैं अगर जो भी हूँ वो जनता के लिए हूँ और जनता से हूँ। मेरा सीधे का सीधे, मैं अगर जहाँ हूँ खड़ा, वहाँ से मैं सीधे जनता को देखता हूँ, और जनता मेरे लिए देवता स्वरूप है, मैं उसको देव स्वरूप मानता हूँ। बहुत सारी बुराइयों के बाद भी राजनीति में आज मैं उसको एक सकारात्मक भाव से मैं हमेशा देखता हूँ। समाज को, और समाज कैसे मजबूत हो, समाज को कैसे मजबूत किया जाए, समाज में कलह द्वेष कैसे समाप्त किया जाए, समाज में कलह द्वेष न हो, इसके लिए हमेशा मैं प्रयास करता हूं। क्योंकि समाज को मजबूत अगर करना है तो सामाजिक कलह द्वेष को दूर करना पड़ेगा, तब आप समाज को मजबूत कर सकते हैं। और इस दृष्टि से हमें लगता है कि देखना चाहिए हर राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। आदर्श कौन रहे आपके? नहीं, मेरे आदर्श तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। हमारे आदर्श कहने का मतलब वैसे देश और समाज के लिए करने वाले लोग, जो अपने न खा करके भी दूसरा कोई भूखा न रहे इसकी चिंता करने वाला लोग, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसके मान सम्मान और उसकी समस्या का निदान कैसे हो, वह आदर्श माना जा सकता है। आदर्श थोड़े है कि दूसरे को लूटने वाला आदर्श बन सकता है। आप जो थोड़ी देर पहले बात करें तो दूसरे को लूटने वाले लोग, उनकी अगर पीछे और आज की स्थिति को देख लीजिए
तो आपको सीधे पता लग जाएगा। हम लोगों को भी देख लीजिए तो हम लोग पीछे माने हम लोग ऐसे सामाजिक जीवन में नहीं है और लोगों को कभी मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन अभी तक वो जनता का आशीर्वाद से मुझे 2-2 बार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद भी हम लोगों को कहीं भी अंदर कभी वो भाव नहीं आया कि मैं मंत्री हूँ। मैं मंत्री हूँ तो समाज के सेवक के लिए हूँ, समाज में काम करने का और मुझे बल मिला है इसके लिए। वह जो ताकत है समाज के लिए ताकत है और उसका सही उपयोग समाज के काम के लिए करें। कभी अपने काम के लिए और अपने लूट करके ऐश्वर्य करने के लिए कभी हमने ये नहीं किया।